हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह के बाद जितने भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। और किसान आंदोलन के तहत हम लोगों का पहला आंदोलन है नील आंदोलन, जो 1859 से 1860 ईस्वी तक चला। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में होने वाला पहला आंदोलन था नील आंदोलन। तो यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में पहला आंदोलन कौन सा था। तो कौन सा था? तो वह है नील आंदोलन। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नील आंदोलन जो 1859 से 1860 ईस्वी तक चला, इस आंदोलन का केंद्र कहाँ था, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। कहाँ से? तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से यह आंदोलन वहां से शुरू हुई। और अब बात करते हैं हम लोग कि इस आंदोलन का कारण क्या था। तो इस आंदोलन का कारण कहें या उद्देश्य कहें या फिर मांग कहें, तो सब एक ही बात है कि क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। तो जो भी आंदोलन का यहाँ कारण आपको बताया जाता है उसे ही उद्देश्य कहा जाता है, यानी उसी मकसद से उन लोगों ने आंदोलन किया था, तो वही कारण है या उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। तो बात करते हैं इस आंदोलन के कारण के बारे में। तो कारण था कि नील की खेती करने से मना करना, यानी बंगाल के जो किसान थे वह नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो नील की खेती के विरुद्ध, यानी उसी के विरोध में ये लोग नील आंदोलन को चलाया था। तो नील की खेती के विरुद्ध आइए इसकी बात करते हैं। बंगाल के वे किसान, कहने का मतलब यह हुआ कि बंगाल के वो किसान जो अपनी भूमि पर, अपने खेतों पर चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा किसानों की निरक्षरता का फायदा उठाकर उनसे झूठे वादे करके उन किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। और वादे के समय किसानों को मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी और धोखे से उसकी कीमत बाजार के भाव से कम लगाई जाती थी। तो इसी व्यवस्था को, इसी प्रथा को ददनी प्रथा कहा गया है। क्या कहा गया है? ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा किसे कहा गया है? कहने का मतलब यह है कि बंगाल के वो किसान जो अपने उपजाऊ भूमि पर चावल की उपज करना चाहते थे, लेकिन जो यूरोपीय नील बागान मालिक थे, उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के किसानों की निरक्षरता का फायदा उठाकर उन्हें कुछ लोभ देकर या उनसे झूठे वादे करके नील की खेती उन लोगों से करवाते थे। लेकिन वादे में क्या कहा जाता था कि वादे के समय उन किसानों को मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी और धोखे से उसकी कीमत बाजार के भाव से कम आकी जाती थी। तो इसी व्यवस्था को ददनी प्रथा कहा गया है। लेकिन जब किसान उस अग्रिम को लौटाकर उनके शोषण से मुक्त होना चाहते थे, तो उन्हें उन बागान मालिकों के द्वारा, नील बागान मालिकों के द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया जाता था। तो तब जाकर
नील की खेती करने वाले किसानों ने अर्थात बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया और नील बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसे ही नील आंदोलन कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया था। इस आंदोलन को अपना समर्थन किसने दिया था। तो इस आंदोलन को अपना समर्थन हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने दिया था। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि नील आंदोलन को किस समाचार पत्र ने अपना समर्थन दिया था। तो हिंदू पैट्रियाट ने दिया था। अगर व्यक्ति के रूप में पूछे तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। अब बात करते हैं कि नील आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन, विस्तार पूर्वक उल्लेख एक नाटक में किया गया और उस नाटक का नाम क्या है। तो नील दर्पण नाटक। तो नील दर्पण नाटक में नील आंदोलन का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। और नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। तो दीनबंधु। तो दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि नील आंदोलन का वर्णन किस नाटक में किया गया है। तो नील दर्पण में किया गया है। उसके लेखक कौन हैं। तो दीनबंधु हैं। अब बात करते हैं कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, यानी इसे अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा है। तो मधुसूदन दत्त ने लिखा है। नील दर्पण को अंग्रेजी भाषा में मधुसूदन दत्त ने लिखा है। तो जब यह आंदोलन किया गया और इस आंदोलन को बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे अपना समर्थन जब दिया, तब अंग्रेज विवश होकर नील आंदोलन के लिए, इस नील विद्रोह को समाप्त करने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया 31 मार्च 1860 ईस्वी को। तो नील आयोग का गठन कब किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो 31 मार्च 1860 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में। तो WS सीटोनकार के नेतृत्व में 31 मार्च 1860 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा नील आयोग का गठन किया गया था। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो WS सीटोनकार के नेतृत्व में। जब इस आयोग का गठन किया गया, तब इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया कि बंगाल में नील की खेती पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और 1860 ईस्वी के अंत तक बंगाल में नील कारखाने पूर्ण रूप से बंद हो गए। तो इस तरह से यह नील आंदोलन सफल हुआ और भारतीय किसानों का यह पहला सफल आंदोलन था। यानी किसान आंदोलन में भारत में यह पहला सफल किसान आंदोलन था। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में, अगले किसान आंदोलन के बारे में। तो वह है पाबना विद्रोह। कब से कब तक चला। तो 1873 से 1876 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। इसका केंद्र कहाँ था। तो इसका केंद्र बंगाल था। बंगाल में कहाँ। तो बंगाल में पाबना जिले, यानी बंगाल के पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में यह आंदोलन चलाया गया था। बंगाल के पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में इस आंदोलन को चलाया गया था। तो अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का कारण क्या था। तो इस विद्रोह का कारण था, यानी यह जो विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया था वह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं किया गया था, बल्कि जमींदारों के खिलाफ किया गया था। यानी जमींदारों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन चलाया था। तो आखिर जमींदारों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन को क्यों चलाया, इसके क्या कारण थे। तो इसके दो कारण थे। कौन कौन। तो एक कारण था कि जमींदारों के द्वारा
लगान में अत्यधिक वृद्धि कर देना है, इतना वृद्धि कर देना कि वह कानूनी सीमा से भी अधिक वृद्धि कर दिया गया था, कि एक कानूनी सीमा रखा गया था कि लगान सिर्फ इतना ही लिया जाएगा। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, वहां के जमींदारों ने, कि उस कानूनी सीमा को भी पार करके किसान से अत्यधिक लगान ले रहे थे। एक कारण तो यह था। दूसरा कारण क्या था कि 1859 के अधिनियम के द्वारा किसानों को उनकी भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन जमींदारों ने क्या किया कि उन किसानों को 1859 के अधिनियम के द्वारा जो अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्हें उस अधिकार से जमींदारों के द्वारा वंचित कर दिया गया था। तो यही दो कारण थे जिसके वजह से किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो कारण तो हमें समझ में आ गया, और यह भी समझ में आ गया कि यह पाबना विद्रोह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नहीं था बल्कि जमींदार के विरुद्ध था। तो इस वजह से इसी विद्रोह के द्वारा जो है किसानों ने एक नारा दिया था। वह नारा यह था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होकर रहना चाहते हैं, जमींदारों के रैयत होकर नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह नारा किस विद्रोह का है, तो यह नारा पाबना विद्रोह का है, यानी पाबना विद्रोह से संबंधित है। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ईशान चंद्र राय, शंभू पाल एवं केशव चंद्र ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं कि इन तीनों ने, अर्थात ईशान चंद्र राय, शंभू पाल एवं केशव चंद्र राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इन लोगों ने 1873 ईस्वी में किसान संघ की स्थापना की। कहां पर, तो यूसुफ शाही परगना में, जहां यह विद्रोह शुरू हुआ था। तो यूसुफ शाही परगना कहां है, तो बंगाल के पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना, यानी पाबना जिले में यह यूसुफ शाही परगना है। तो 1873 ईस्वी में उसी यूसुफ शाही परगना में इन तीनों ने किसान संघ की स्थापना की, और किसान संघ की स्थापना करके किसानों को संगठित करने का कार्य शुरू किया था ताकि आंदोलन किया जाए। फिर क्या है कि इस विद्रोह को समर्थन किसने किसने दिया था, तो इस विद्रोह को समर्थन अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने दिया था, यानी एकमात्र अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कैंपबेल। तो इन्होंने इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया था। जबकि भारतीय की तरफ से अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह से नील आंदोलन को हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपना समर्थन दिया था, उसी तरह से पाबना विद्रोह को अंग्रेज के तरफ से कैंपबेल ने, और जबकि भारतीय की तरफ से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्हें अपना समर्थन प्रदान किया था। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का वर्णन किस नाटक में किया गया है, तो जमींदार दर्पण में किया गया है। जमींदार दर्पण नामक नाटक में पाबना विद्रोह का वर्णन किया गया है विस्तार पूर्वक। जिसके लेखक कौन थे, तो मुशर्रफ हुसैन। तो जिस तरह से नील आंदोलन का वर्णन नील दर्पण में किया गया जिसके लेखक दीनबंधु हैं, तो उसी तरह से पाबना विद्रोह का वर्णन जमींदार दर्पण नामक नाटक में किया गया है जिसके लेखक मुशर्रफ हुसैन हैं। तो चूंकि यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नहीं था, तो इस वजह से इस विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन नहीं किया गया, सशस्त्र दमन नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए क्या हुआ, इस विद्रोह के बाद जो है 1885 में, इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया इसकी जांच के लिए, और उसी आयोग की सिफारिश पर 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया। और जब 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया, तब उसी अधिनियम के द्वारा इन किसानों को उनकी जमीन पर, उनकी भूमि पर अधिकार फिर से प्रदान किया गया। तो यही था पाबना विद्रोह। अब बात करते हैं हम लोग अगले किसान आंदोलन के बारे में, तो वह है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो वह 1921 में हुआ था।
इसका केंद्र कहाँ था? तो मालाबार क्षेत्र, यानी केरल के मालाबार क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, 1921 का मोपला विद्रोह। अब देखिए यहां से दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, यानी ऑप्शन अलग अलग दिया जाता है, प्रश्न तो सेम रहता है, ऑप्शन अलग अलग। प्रश्न जो पूछा जाता है कि 1921 का मोपला विद्रोह कब, ये कहां हुआ था? तो कभी क्या होता है कि केरल ना लिख के मालाबार लिख दिया जाता है, तब आंसर क्या होगा? मालाबार। लेकिन कभी क्या होता है कि मालाबार ना लिख के केरल लिख दिया जाता है, तो तब आंसर क्या होगा? केरल। तो इसलिए आपको यह पूरा ध्यान में रखना है कि यह जो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ वह कहां हुआ था? तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अब चाहे वह ऑप्शन केरल दे तो वह भी सही, या फिर केरल ना देकर मालाबार दे तो फिर मालाबार होगा। अब बात करते हैं कि 1921 ईस्वी का यह मोपला विद्रोह होने का कारण क्या था? तो होने का दो कारण था। कौन कौन? तो एक, जमींदारों के द्वारा शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था, और दूसरा, अंग्रेजों की खिलाफत विरोधी नीति के विरुद्ध भी यह आंदोलन चलाया गया था। यह दो कारण क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो आइए इसके कारण को समझने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि मोपला किसे कहा जाता है। तो आइए मोपला किसे कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। क्या था कि 8वीं एवं 9वीं सदी में अरब मूल से कुछ लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए थे, और वह जितने भी लोग आए थे 8वीं एवं 9वीं सदी में, वह सभी के सभी मुसलमान थे, और वो लोग इस क्षेत्र में किसानी मतलब किसान का कार्य करने लगे, यानी कृषक का कार्य करने लगे थे। ये लोग कृषक थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि केरल के मालाबार क्षेत्र में वैसे कृषक मुसलमान, यानी वो जो 8वीं से 9वीं सदी के बीच वह केरल के मालाबार क्षेत्र में आए थे, तो उन्हें ही मोपला कहा गया है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो केरल के मालाबार क्षेत्र में कृषि का कार्य करने वाले मुसलमान को ही मोपला कहा गया है। बात करते हैं फिर कि केरल के मालाबार क्षेत्र में जमींदार कौन थे? तो जमींदार हिंदू थे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि केरल के मालाबार क्षेत्र में कृषक यानी किसान या रैयत कौन थे? तो वह मुसलमान थे, जबकि इस क्षेत्र में जमींदार कौन थे? तो वो हिंदू थे। तो ये जो हिंदू जमींदार थे वह मुसलमान किसान का ये लोग शोषण कर रहे थे। तब क्या हुआ कि 1921 ईस्वी में अली मुस्लियार ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अली मुस्लियार कर रहे थे 1921 ईस्वी में। इस आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, और इनके साथ साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं शौकत अली ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था? तो वह मोपला विद्रोह को दिया था। उसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन के दो नेता ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, और वो दो नेता कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं शौकत अली। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इन लोगों ने इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया, तब क्या हुआ कि धीरे धीरे यह मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन में मिल गया। कहने का मतलब यह हुआ कि आगे चलकर धीरे धीरे मोपला विद्रोह एवं खिलाफत आंदोलन एक दूसरे में मिल गए। तो जब मिल गए तब अंग्रेजों ने इनके खिलाफ ठोस कदम उठाना शुरू किया, और उन लोगों मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि खिलाफत लोगों के मतलब बैठक पर जो है वह पाबंदी लगा दी गई, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि खिलाफत आंदोलन के जो भी सदस्य हैं अब वह राजनीतिक बैठक नहीं कर सकते हैं, जिससे इस आंदोलन को बल मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें अंग्रेज भी शामिल हो गए, और ये जो अंग्रेज थे वह खिलाफत
विरोधी नीति अपना रहे थे, यानी खिलाफत आंदोलन का विरोध का नीति अपना रहे थे। तो इसी वजह से इन मोपलों ने जमींदारों के द्वारा शोषण के विरुद्ध एवं अंग्रेजों की खिलाफत विरोधी नीति के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उस खिलाफत के सदस्यों के बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया एवं उसके साथ साथ इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने मस्जिद पर छापेमारी की। लेकिन अली मुस्लियार तो नहीं पकड़े गए, लेकिन मस्जिद पर छापेमारी की खबर सुनकर वह मोपला जो भी थे वह हिंसात्मक हो गए। तो जब यह मोपला हिंसात्मक हो गए तब क्या हुआ कि इन लोगों ने हिंसा का सहारा लिया। तब इनके विद्रोह को दबाने के लिए, इनके विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुओं को उनके खिलाफ भड़काने का कार्य किया, जो अंग्रेजों की एक गलत नीति थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मोपला विद्रोह को दबाने के लिए हिंदुओं को उसके खिलाफ भड़काने का कार्य शुरू किया। और जब हिंदुओं को उसके खिलाफ भड़काने का कार्य शुरू किया तब क्या हुआ कि इस विद्रोह का स्वरूप अब सांप्रदायिक हो गया, क्योंकि एक संप्रदाय की अब बात हो गई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की अब बात हो गई। तो इस वजह से यह विद्रोह एक सांप्रदायिक स्वरूप धारण कर लिया और तब जाकर इन मोपलों ने इसी विद्रोह के अंतर्गत जिहाद का नारा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिहाद का नारा किस विद्रोह के तहत दिया गया था, तो वह मोपला विद्रोह के तहत दिया गया था। 1921 के अंत तक अंग्रेजी सरकार के द्वारा मोपला विद्रोह का बर्बरता से दमन कर दिया गया, बर्बरता से इसे दबा दिया गया। और इस बर्बरता की एक कहानी है, वह है 20 नवंबर 1921 ईस्वी को पोडुनीर की काल कोठरी घटना। और यह पोडुनूर कहाँ पड़ता है, तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। तो क्या था उस बर्बरता की कहानी जो 20 नवंबर 1921 को घटी थी? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि 20 नवंबर 1921 ईस्वी को पोडुनूर में रेल के एक बंद डिब्बे में 66 मोपलों का शव मिला था, जिसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी। अगर बात करें तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी सिराजुद्दौला के काल कोठरी घटना के बारे में जानता है। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारा भारत आज स्वतंत्र है, लेकिन इस स्वतंत्र भारत में भी पोडुनूर की काल कोठरी घटना के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में भी हम लोग पोडुनूर की काल कोठरी की घटना जो है, भारत के बहुत कम ही लोग इस घटना के बारे में जानते हैं। तो वह जो सिराजुद्दौला की काल कोठरी की घटना है, जिसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वह घटना भले ही पूर्ण रूप से काल्पनिक ना हो, लेकिन फिर भी अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया था। लेकिन इस स्वतंत्र भारत में पोडुनूर की काल कोठरी घटना के बारे में कितने लोग जानते हैं? तो यह बिल्कुल आश्चर्य की बात है। तो आइए अब बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे 1921 ईस्वी के अंत तक इस मोपला विद्रोह का अंग्रेजी सरकार ने बर्बरता से दमन कर दिया। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में। वह है ये बिजौलिया आंदोलन, जो कब से कब तक चला था? तो 1913 से 1941 ईस्वी तक चला था। इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र था राजस्थान के मेवाड़ के बिजौलिया में, यानी राजस्थान के मेवाड़ में एक जगह है बिजौलिया, वहीं पर यह विद्रोह हुआ था।
अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का कारण क्या था। तो इस विद्रोह का कारण था कि यहाँ के किसानों से 84 प्रकार के लगान लिए जाते थे, यानी एक दो प्रकार के नहीं बल्कि 84 प्रकार के लगान वसूल किए जाते थे यहाँ के किसानों से। तो तब जाकर इन किसानों का यानी किसानों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, यानी इन लोगों का यह मानना था कि अब जो है हम लोग किसी भी प्रकार का लगान नहीं देंगे। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो शुरुआत में साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन फिर बाद में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका वास्तविक नाम भूप सिंह था। तो जब यह आंदोलन व्यापक हो गया तब बिजोलिया के राजा ने इस 84 प्रकार के लगान में से 35 लगान को यानी 35 करों को माफ कर दिया था। तो कितने करों को माफ कर दिया गया, कितने लगान को माफ कर दिया गया 84 लगान में से? तो 35 लगान को माफ कर दिया गया था और इस तरह से यह विद्रोह 1941 में समाप्त हुआ। अब बात करते हैं अवध में किसान आंदोलन, यानी अवध प्रांत में संयुक्त प्रांत में जो किसान आंदोलन चलाया गया उसके बारे में बात करते हैं। वह कब से कब तक चला था? तो 1918 से 1920 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था। सबसे पहले बात करते हैं कि अवध में जो किसान आंदोलन चलाया गया था उसका केंद्र, तो अर्थात कहने का मतलब जब अवध में ही चलाया गया तो यह अवध तो केंद्र था ही, लेकिन अवध प्रांत के किन किन जिलों में इस आंदोलन को चलाया गया था? तो किन किन जिलों में? तो प्रतापगढ़, रायबरेली, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर जिले में इस आंदोलन को संचालित किया गया था। अब बात करते हैं कि अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि अवध में किसानों को संगठित करना शुरू किया और किसानों को संगठित करने के बाद जो है फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। तो फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वह किनके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना 4 लोगों ने मिलकर किया था। कौन कौन? तो मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं मदन मोहन मालवीय। अब देखिए यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? निगेटिव तरह से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और चौथे व्यक्ति का नाम कोई अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मोतीलाल नेहरू के जगह जवाहरलाल नेहरू दे दिया जाए। तो इस वजह से इनके चारों नामों को आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं मदन मोहन मालवीय ने मिलकर फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इसकी स्थापना कर दी गई थी तब 1919 ईस्वी के अंत में किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई, यानी किसान आंदोलन मतलब होना चालू हो चुका था। और फिर क्या था कि 1919 ईस्वी में ही नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार चलाया गया था। यह 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा चलाया गया था। कहां पर? तो अवध के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यह प्रतापगढ़ जिला कहां है? तो यहां देखिए प्रतापगढ़ लिखा हुआ है। तो यह प्रतापगढ़ जिला अवध प्रांत में पड़ता है। तो 1919 ईस्वी में आंदोलन को चलाते हुए किसानों ने प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार को चलाया था। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1919 ईस्वी में
नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार जो चलाया गया था वह किसके द्वारा चलाया गया था? वहां पर लिख दिया जाएगा ऑप्शन की किसानों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा, इस तरह से आपको लिख दिया जाएगा। तो किसानों के द्वारा चलाया गया था, कहां पर? तो प्रतापगढ़ जिले में। हो सकता है प्रतापगढ़ ना लिख के अवध भी लिख दिया जाएगा, क्योंकि अवध के प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा यह नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार 1919 में चलाया गया था। फिर बात करें कि जब इस आंदोलन को चलाया गया तो लेकिन इस आंदोलन में तेजी तब आई थी जब इस आंदोलन से बाबा रामचंद्र जुड़ गए थे। ये बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनका जन्म निवास यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वह महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से यह बिलोंग करते थे। कौन? तो बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र 1919 ईस्वी में, ये 1919 ईस्वी में नहीं बल्कि 1920 के मध्य में किसान नेता के रूप में यह उभरे थे। और 1920 में ही जो है बाबा रामचंद्र इस किसान आंदोलन से जुड़ गए। और जब यह किसान आंदोलन से जुड़े तब इस आंदोलन में काफी तेजी आई। बाबा रामचंद्र ने क्या किया? जुड़ने के बाद, इस आंदोलन में जुड़ने के बाद इन्होंने अवध में किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। अब यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करना कहां पर शुरू किया था? तो कहां पर किया था? तो वह अवध में किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने का कार्य कहां किया था? तो वह अवध में किया था। यह पूछा जाता है प्रश्न, आपको याद रखना है। फिर बात करें कि जब इन्होंने अवध में किसानों को संगठित करना शुरू किया तो लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि आपसी मतभेद के कारण, जो भी इस आंदोलन के सदस्य थे उन लोगों में आपसी मतभेद के कारण जो है बाबा रामचंद्र ने अवध के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? 1920 ईस्वी में। किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने किया। कहां पर किया? तो अवध के प्रतापगढ़ जिले में किया। तो यहां पर देखिए कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? फरवरी 1918 ईस्वी में। किसने किया था? तो 4 सदस्यों ने मिलकर किया था। मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं मदन मोहन मालवीय। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है कि 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार वह किसके द्वारा चलाया गया था और कहां चलाया गया था? तो यह किसानों के द्वारा चलाया गया था। कहां पर? तो अवध के प्रतापगढ़ जिले में। तीसरा प्रश्न कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने का कार्य कहां पर किया था? तो कहां पर किया था? तो अवध में किसानों को संगठित करने का कार्य किया था। अब क्या था कि कुछ आपसी मतभेद की वजह से बाबा रामचंद्र उन सदस्यों से अलग हो गए और अलग होने के बाद इन्होंने 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन किया। किसने? बाबा रामचंद्र ने। और कहां पर? तो अवध के प्रतापगढ़ जिले में किया। यह था चौथा प्रश्न। तो जब बाबा रामचंद्र ने 1920 ईस्वी में अवध बोले या अवध के प्रतापगढ़ जिला बोले, तो वहां पर जब अवध किसान सभा का गठन इन्होंने किया तब इनके नेतृत्व में किसानों ने अवध के प्रतापगढ़, रायबरेली, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर जिलों में इन लोगों ने लूटपाट मचाई, यानी लूटपाट की। और तब जाकर क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने इसके विद्रोह को दमन करने के लिए, इस विद्रोह को दमन करने के लिए उन्होंने देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया। जब देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया गया तब क्या हुआ कि इससे जो यह राजनीतिक गतिविधियां थी वह ठप पड़ने लगी थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1920 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में, वह है एका आंदोलन। एका आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था। इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका भी केंद्र
अवध में ही था। जिस तरह से यहां पर हम लोग देखें कि इस आंदोलन का केंद्र यानी अवध किसान आंदोलन का केंद्र कहां था, अवध। लेकिन अवध में कहा तो अवध के इन 4 जिलों में था। तो ठीक उसी तरह से जिस एका आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई थी, इसका केंद्र अवध तो था, लेकिन अवध के किन किन जिलों में इस आंदोलन को चलाया गया था, तो हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एवं सीतापुर जिले में इस आंदोलन को चलाया गया था। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन को चलाने का कारण क्या था। तो इस आंदोलन को चलाने का कारण था कि लगान का नकद में परिवर्तन की मांग करना, यानी किसानों के द्वारा बढ़ती महंगाई के वजह से जो लगान वो लोग देते थे, लेकिन उस लगान का नकद के रूप में मतलब लगान का नकद में परिवर्तन की मांग करना उन किसानों ने मांग किया। इसी वजह से इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस एका आंदोलन का कारण क्या था, एका आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था। तो क्या उद्देश्य था कि लगान को नकद में परिवर्तित करने की मांग करना। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मदारी पासी एवं सहदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से पासी एवं यादव वर्ग के किसानों ने इस आंदोलन को चलाया था। लेकिन क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में इस आंदोलन को पूर्ण रूप से दबा दिया गया था। अब बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह यह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका केंद्र कहाँ था, तो इसका केंद्र था गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में यह आंदोलन चलाया गया था। यह सत्याग्रह हुआ था जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा गया है। कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। इस सत्याग्रह का कारण क्या था, तो बढ़ी हुई लगान देने से मना करना, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है इस क्षेत्र में यानी बारदोली तालुका में लगान में काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी। कितनी वृद्धि कर दी गई थी, यानी लगान जो पहले 6.03% दिया जाता था, लेकिन उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था लगान, तो 22% कर दिया गया था। तो इसी वजह से यहाँ के किसानों ने क्या किया कि उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है इस बढ़ी हुई लगान को देने से मना करते हुए आंदोलन को शुरू किया था। जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन में कई सारे महिलाओं ने भी भाग ली थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जैसे कस्तूरबा गांधी। उसके बाद फिर इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री ने भी भाग लिया था, और उसी के तरह जो है कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग ली थी। अब फिर बात करते हैं कि इस आंदोलन को अपना समर्थन किसने दिया था, तो इस आंदोलन को अपना समर्थन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से कांग्रेस के नरमपंथी दलों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना समर्थन दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो कांग्रेस के नरमपंथी दलों ने किस माध्यम से, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से इस सत्याग्रह को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना समर्थन दिया था। तो जब क्या हुआ कि जब देखा कि अंग्रेजी सरकार ने जब देखा कि यहाँ की जनमत में वृद्धि हो रही है, तब उन्होंने क्या हुआ कि इसका मतलब कि चेक करने के लिए कि लगान में जो वृद्धि किया गया, तो उसके लिए जो है मतलब राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया गया और एक न्यायिक अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था इसकी जांच के लिए, बढ़े हुए लगान की जांच करने के लिए जो है। और तब जाकर जो है उस न्यायिक अधिकारी एवं ये राजस्व अधिकारी ने यह माना कि लगान में जो वृद्धि जो किया गया था वह अनुचित था, और तब जाकर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि उस लगान में मतलब उस लगान को फिर से 22% से घटाकर 6.03% कर दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से यह जो सत्याग्रह था बारदोली सत्याग्रह, यह एक सफल सत्याग्रह था। तो जब यह सत्याग्रह सफल हुआ, तो इसके सफल होने के बाद जो है बारदोली
मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन कई जगह आप पढ़िएगा, बहुत सारे किताब में आप देखिएगा कि वहां पर लिख दिया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिला ने दिया। तो बारदोली की महिला ने नहीं दिया था, बल्कि बारदोली की महिला की यह इच्छा थी कि इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने कुशल नेतृत्व प्रदान किया था। तो उनके उसी कुशल नेतृत्व के वजह से बारदोली महिला की यह इच्छा थी कि उन्हें सरदार की उपाधि दी जाए। तब जाकर महात्मा गांधी ने उनकी इच्छाओं के अनुरूप जो है सरदार, ये वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वह उपाधि किसने दिया था? तो उपाधि बारदोली की महिला ने नहीं दिया था, बल्कि उनकी तो इच्छा थी। लेकिन दिया किसने? तो दिया महात्मा गांधी ने दिया। यह प्रश्न पूछा भी जाता है और वहां लिख भी दिया जाएगा बारदोली की महिला। बारदोली की महिला नहीं होगा आंसर, उनकी इच्छा थी, लेकिन उनके इच्छा के अनुरूप दिया किसने? तो महात्मा गांधी ने दिया। उन बारदोली की महिलाओं में भी जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा थी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने की, तो वह थी महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की यह विशेष इच्छा थी मुख्य रूप से। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि बारदोली की महिला की यह इच्छा थी कि उन्हें सरदार की उपाधि दी जाए। तब जाकर उनके इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। तो प्रश्न आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो आप गलती करके आइएगा। कुछ भी जो है, जो भी वन लाइनर किताब यह सब जो भी मार्केट में है उसे पढ़कर आप जो है महात्मा गांधी ना लगाकर बल्कि बारदोली की महिला लगाकर आ जाइएगा। तो बारदोली की महिला आंसर नहीं होगा, बल्कि महात्मा गांधी होगा। तो इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने बारदोली महिला की ओर से, और विशेष रूप से बारदोली महिला में से भी किसकी इच्छा थी? तो कस्तूरबा गांधी की थी। तो चलिए, इस तरह से यह आंदोलन सफल रहा। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि यह आंदोलन नहीं है, यह किसान सभा है। इसके बारे में बात करते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग कुछ ही दिन के बाद बिहार शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पर जो है हम लोग बिहार का जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप जानिए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1929 ईस्वी में बिहार में किया था। अब फिर यहां से एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती वह किन से संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। यहां से एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी 1929 ईस्वी में, ये 1930 के दशक में किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? तो उनका नाम होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो कैसे? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 1930 का दशक का मतलब क्या हुआ? 10 साल। तो वह दशक कब से कब तक का माना जाएगा? जैसे अगर हम कहते हैं कि 1930 का दशक, तो कब से कब तक माना जाएगा 1930 का दशक? तो 1930 से लेकर 1939 तक जो ईस्वी है वह 1930 का दशक माना जाएगा। 1940 नहीं, दशक का मतलब 10 साल। तो आप 1930 से गिनना चालू कीजिए, तो 1939 तक आपका 10 साल हो जाएगा। तो 1930 से 1939 तक का जो साल है उसे ही 1930 का दशक कहा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ने वाले एक किसान नेता थे। तो आइए बात करते हैं
कि 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो अब देखिए, तो यह जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो की गई थी वह कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। कहां पर की गई थी? लखनऊ में। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो जब स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 ईस्वी में की गई थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह बात सही हुआ कि 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह किसान नेता कौन थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो आइए बात करते हैं कि जिस तरह से बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक उसी तरह से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। लेकिन जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस किसान सभा की स्थापना की थी तो प्रारंभ में इस सभा का नाम यही नहीं था, बल्कि नाम क्या था? इस सभा का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। यानी 1936 ईस्वी में जिस किसान सभा का लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी तो उसका प्रारंभिक नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यह नाम बदलकर, यानी इसे बदलकर क्या रखा गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। इसी का एक अन्य नाम और भी है, अखिल भारतीय किसान सभा का ही एक अन्य नाम है कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। ध्यान से समझिएगा कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। तो अब मान के चलिए कि अगर यह जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसके जो दो अन्य नाम हैं, एक नाम है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस और दूसरा नाम है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अगर इन दोनों नाम को अगर आप यह नहीं जानिएगा कि यह दोनों नाम इसी सभा का नाम है, इसी किसान सभा का नाम है, तो नहीं जानने पर क्या होगा कि अगर एग्जाम में क्या होता है कि इन तीनों अलग अलग नाम से प्रश्न पूछ दिया जाता है। या कभी भी आप नहीं सोचिएगा कि एग्जाम में सिर्फ आपसे अखिल भारतीय किसान सभा से ही प्रश्न पूछा जाएगा, बल्कि पूछ दिया जाता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। कभी पूछ दिया जाता है कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की स्थापना किसने की थी। अलग अलग तीन अलग अलग नामों से अलग अलग प्रश्न पूछ दिया जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर आपको यह ना पता हो कि यह तीनों सभा एक ही सभा थी, एक ही का नाम था, तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में आपको लगेगा कि अलग क्वेश्चन पूछ दिया गया और इससे आप क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग जान गए कि इनके दो अन्य नाम भी हैं और इनके प्रारंभिक नाम क्या थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। तो हमें यह क्लियर हो गया हम लोगों को कि इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कहां पर? लखनऊ में। यह भी पता चल गया किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, यानी इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब बात करते हैं कि जब इसकी स्थापना की गई तब यह अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन या प्रथम सत्र जो है कब चलाया गया था और कहां पर चलाया गया था। तो इसका प्रथम सत्र जो है वह 1936 ईस्वी में ही चलाया गया था। प्रथम अधिवेशन 1936 में ही हुआ था। कहां पर हुआ था? तो जहां इसकी स्थापना हुई थी वहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था, अर्थात लखनऊ में हुआ था। चलिए यह भी हम लोग जान गए। लेकिन अब फिर एक प्रश्न बनता है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन, पहला सत्र हुआ, लेकिन उस पहले अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो उस पहले अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके स्थापना भी यही इन्होंने ही किया था, यानी इसके संस्थापक भी यही थे और इसके प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। तो अब बात करते हैं कि जब प्रथम अधिवेशन में इन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था तो इस प्रथम अधिवेशन में जो है सचिव किसे बनाया गया था, अर्थात अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहले सचिव कौन नियुक्त हुए थे? तो NG रंगा को प्रथम सचिव बनाया गया था इस अधिवेशन का।
अब बात करते हैं कि जब अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, तब एक कांग्रेसी नेता ने भी इस सभा में, इस अधिवेशन में भाग लिया था, और उस कांग्रेसी नेता का नाम क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जवाहरलाल, ये 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था, तो उसमें एक कांग्रेसी नेता जो शामिल हुए थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू था। अब बात करते हैं कि इसी पहले अधिवेशन में इन लोगों के द्वारा 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो किसान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 1 सितंबर 1936 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन में, जिसका ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अब चलिए यहां तक हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं कि प्रश्न, अब हम लोग प्रश्न के स्वरूप को देखते हैं कि यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि 3 अलग अलग नामों से प्रश्न पूछा जाता है, यह तो हम लोग जान गए, लेकिन अब ईस्वी के रूप में कैसे पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो कभी क्या होता है कि ईस्वी के रूप में दे दिया जाता है, यानी अगर 1936 दे दिया गया, 1935, 1934 इस तरह से दे दिया जाए, तब तो 1936 हो गया आंसर। लेकिन फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान सभा या फिर अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो वहां पर क्या होता है, ऑप्शन में 1936 नहीं लिखा जाता है। वहां ऑप्शन में कैसे दिया जाएगा? 1930 के दशक में इसकी स्थापना हुई। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा 1920 के दशक में इसकी स्थापना हुई। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि स्वामी सहजानंद के द्वारा बहुत कम समय में, मतलब कम आयु में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के मृत्यु की ठीक पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो अब बताइए आंसर आप क्या दीजिएगा, क्योंकि यहां तो 1936 वो लिखा ही नहीं, और यह क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा गया है, आईएएस में तो पूछा ही गया है, लेकिन अलग अलग पीसीएस में भी, और अभी हम बात करें 67वीं बीपीएससी की, तो बीपीएससी में भी पूछा गया यह प्रश्न। 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? 1930 के दशक में। अगर आप डिटेल से पढ़िएगा ना समझ के, तो आप एक भी प्रश्न को जो है ना मतलब छोड़ कर नहीं आइएगा, लेकिन वन लाइनर पढ़कर जाइएगा कि हाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। वन लाइनर तो पढ़ लिए, लेकिन दशक को तो समझे नहीं, क्या था नहीं था। तो वहां पर क्या होगा, जब दिया और आप ऑप्शन क्या लगा कर आइएगा, अच्छा हम तो 1936 पढ़े हैं, क्या ऑप्शन लगाना है भाई? अच्छा ई ऑप्शन लगा कर आना है। ई ऑप्शन लगा दिए और आए, ओ बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। इससे आसान क्वेश्चन तो बीपीएससी पूछ ही नहीं सकता है, और इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन सिलेक्शन नहीं, आपका तो रिजेक्शन हो चुका था। कड़वा सच है, और कड़वा सच ही आपके लाइफ के लिए काम आएगा। अगर हम मीठी मीठी बातों को यहाँ बोले ना, तो वो आपके लिए काम नहीं आएगा जो दूसरे चैनल वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। कड़वा सच ही आपको जिंदगी में सफलता दिलाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उस तरह से जो ऑप्शन जो दिया जाता है, तो वहां पर क्या होगा 1930 के दशक में। तो 1930 के दशक हम आपको समझा चुके हैं कि 1936 जो 1930 के दशक के अंतर्गत आता है। तो तभी तो एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे। तो इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका भी आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। अब बात करते हैं कि प्रथम अधिवेशन के बाद अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। और जब महाराष्ट्र के फैजपुर में दूसरा अधिवेशन हुआ, तब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनजी रंगा ने किया था, जो प्रथम अधिवेशन में सचिव थे। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। और किसने अध्यक्षता की थी? तो एनजी रंगा ने की थी। अब बात करते हैं कि एनजी रंगा ने ही इसी सभा के तहत, यानी दूसरे अधिवेशन के तहत जो है, उन्होंने 1938 ईस्वी में प्रथम भारतीय
किसान विद्यालय की स्थापना की थी। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1938 ईस्वी में। किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। कहां पर किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में किया गया था। और गुंटूर जिले में भी किस जगह पर? तो निधु ब्रोल नामक स्थान पर पहले भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं अगले किसान आंदोलन, वह है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 से 1950 ईस्वी तक चला था। आजादी से ठीक पहले चलने वाला यह महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका नाम था तेभागा आंदोलन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि तेभागा आंदोलन का केंद्र कहां था? तो वह बंगाल था, यानी बंगाल में इस आंदोलन को चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का कारण क्या था? तो इस आंदोलन को चलाने का कारण था कि भूस्वामियों को उपज का 1/3 भाग देना, यानी भूस्वामियों को उपज का 1/3 भाग देने की मांग की थी किसानों के द्वारा। तो आइए यह क्या है इसे समझते हैं। तो भूस्वामी उस समय किसे कहा जाता था? तो जमींदारों को कहा जाता था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य किसानों का यह था कि उनके मतलब जमीन पर जो फसल उगाई जाती है तो उस उपज का जमींदारों को आधा हिस्सा दिया जाता था। लेकिन किसानों ने यह मांग किया कि अब जो उपज होगा उस उपज का जमींदारों को आधा हिस्सा ना देकर बल्कि 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, और जबकि 2/3 हिस्सा खुद किसान रखते उस उपज का। तो यही उद्देश्य था इस आंदोलन को चलाने का। तो भूस्वामी कहने का मतलब यहां पर है जमींदार। तो जिस जमींदार को किसान पहले अपने उपज का आधा हिस्सा देते थे, लेकिन अब किसान आधा हिस्सा देने से मना कर दिए और उसके जगह अब उन्होंने कहा कि हम जमींदार को सिर्फ 1/3 हिस्सा अर्थात 1/3 हिस्सा ही देंगे और उसमें से 2/3 हिस्सा हम खुद रखेंगे। तो फिर क्या था कि यह जो तेभागा आंदोलन यह बंगाल किसान सभा के द्वारा चलाया गया था। जो बंगाल किसान सभा कम्युनिस्टों के नेतृत्व में था। और इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह ने किया था। यानी नेतृत्व तो इसने प्रदान किया था, लेकिन इस आंदोलन को जो चलाया गया था वह बंगाल किसान सभा के द्वारा चलाया गया था, जिस पर कम्युनिस्टों का अधिकार था, जिस पर कम्युनिस्टों का नेतृत्व था। तो क्या हुआ फिर कि इनकी मांगों को पूर्ति करने के लिए 1950 ईस्वी में, अर्थात हमारा भारत आजाद हो चुका था 1947 ईस्वी में, तो 1950 ईस्वी में कांग्रेस सरकार के द्वारा वर्गाधार अधिनियम पारित करके इन किसानों की मांगों को पूर्ति किया गया था। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में, वह है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कब चलाया गया था? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में जो यह भूदान आंदोलन चलाया गया था, इसका केंद्र कहां था? तो इसका केंद्र था आंध्र प्रदेश के पांचमपल्ली नामक गांव में इस आंदोलन को चलाया गया था। अब देखिए यहां से भी प्रश्न जो पूछा जाता है, दो तरीके का ऑप्शन दिया जाता है। तो प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन को जो चलाया गया था वह कहां पर चलाया गया था? तो कभी आंध्र प्रदेश ना लिख के उसका गांव लिख दिया जाता है पांचमपल्ली। तो पांचमपल्ली भी आपको याद रखना है। लेकिन कभी क्या होता है कि गांव ना लिख के वो क्या किया जाता है? राज्य को लिख दिया जाता है, यानी आंध्र प्रदेश। तो आपको दोनों याद रखना है कि 1951 ईस्वी में जो भूदान आंदोलन चलाया गया था वह आंध्र प्रदेश के पांचमपल्ली नामक गांव में चलाया गया था। तो गांव का नाम भी आपको याद रखना है। जिस तरह से यहां पर हम लोग देखे थे कि यह जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, यहां पर हम लोग देखे थे ये मोपला विद्रोह
केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। तो यहां पर भी जो क्या होता है, दोनों अलग अलग ऑप्शन पूछ दिया जाता है, कभी मालाबार कभी केरल। तो ठीक उसी तरह से कभी पांचमपल्ली लिख दिया जाता है और कभी आंध्र प्रदेश लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन को चलाने का कारण क्या था। ठीक है, इस आंदोलन को चलाने का कारण, तो जैसा कि नाम है भूदान, तो जैसा नाम यानी इस नाम से ही अर्थ निकलता है। भूदान का मतलब क्या होता है, भूमि दान करना, अर्थात जरूरतमंद किसानों को भूमि दान में देने की मांग की गई थी। इसी वजह से उसी मांग के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था कि जो जरूरतमंद किसान है जिसके पास भूमि नहीं है, अर्थात भूमिहीन किसानों को भूमि देने की मांग करना। तो यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। अर्थात इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। और आगे चलकर 1953 ईस्वी में इसी आंदोलन से जयप्रकाश नारायण भी जुड़ गए थे। अब बात करते हैं फिर कुछ सभा के बारे में, किसान सभा के बारे में बात करते हैं। जैसे 1929 ईस्वी में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी। कहां पर, तो वह बंगाल में की गई थी। किसके द्वारा, तो फजलुल हक, अकरम खान एवं अब्दुल रहीम के द्वारा बंगाल में 1929 ईस्वी में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं कि 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। कहां पर, तो आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा, तो एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। अब फिर बात करते हैं कि 1935 ईस्वी में उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। कहां पर, तो ओडिशा में। किसके द्वारा, तो मालती चौधरी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से 1857 के बाद जो भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे उसे हम लोग पढ़े। जैसे कुछ और भी आंदोलन है, जैसे बकास्त कृषि आंदोलन, वो जैसे बिहार के लिए स्पेशली है। तो जब हम लोग कुछ ही दिन के बाद बिहार को शुरू करेंगे तो उसी में जो है हम लोग बकास्त कृषक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में, जिसे आदिवासी विद्रोह भी कहा गया है। हम लोग 1857 के विद्रोह के पहले भी जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे जनजातीय विद्रोह के बारे में, लेकिन यहाँ पर उन जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, उन आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जो 1857 के विद्रोह के बाद हुए थे। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले मुंडा विद्रोह के बारे में बात की जाए कि मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था। 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह चला था। इसका केंद्र कहां था, तो इसका केंद्र रांची था। कहां पर, तो रांची में इस विद्रोह को चलाया गया था। इस विद्रोह का कारण क्या था, चलाने का कारण क्या था, तो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनके भूमि व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया था और इसी वजह से मुंडाओं के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। भूमि व्यवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब क्या होता है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, अर्थात खुटकटी या फिर मुंडारी भूमि व्यवस्था को जमींदारी या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व भूमि व्यवस्था में परिवर्तित कर देना। तो अभी भी समझ में नहीं आई कि ठीक है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन कर देना और फिर यहां पर भी आप बोल दिए कि खुटकटी या मुंडारी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन कर देना, तो यह समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए ही तो हैं। तो खुटकटी भूमि व्यवस्था क्या थी, तो यह मुंडा जनजाति की एक पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी जो सामूहिक कृषि के रूप में प्रचलित थी। कहने का मतलब यह हुआ कि मुंडा लोग में जो भूमि व्यवस्था वह परंपरागत चलते आ रही थी और उस भूमि पर ये लोग सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते थे, व्यक्तिगत रूप से नहीं। व्यक्तिगत रूप से उस पर अधिकार नहीं होता था बल्कि सामूहिक अधिकार होता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने उनके उस परंपरागत भूमि व्यवस्था जिसे खुटकटी या मुंडारी व्यवस्था कहा गया है, उसे क्या किया, उसने जमींदारी या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। यानी अब उस भूमि पर जमींदारों का अधिकार होगा, यानी अब उस भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार होना है। तो उस व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। तो खुटकटी या मुंडारी भूमि व्यवस्था समझ गए कि मुंडा जनजाति का एक
पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी जो सामूहिक कृषि के रूप में प्रचलित थी, वैसी ही भूमि व्यवस्था को खूंटकट्टी या फिर मुंडारी भूमि व्यवस्था कहा गया है। तो इनके इसी जब परंपरागत भूमि व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया, तब उसी के विरुद्ध इन लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा, जिसे धरती आबा भी कहा जाता है, अर्थात धरती आबा का मतलब जगत पिता कहा गया है। तो प्रश्न यहां से पूछा गया है कि किस जनजातीय नेता को धरती आबा अर्थात जगत पिता कहा गया है? तो बिरसा मुंडा को कहा गया है। अब बात करते हैं कि यह जो मुंडा विद्रोह है, इस विद्रोह के अन्य नाम भी हैं। तो अन्य नाम क्या है? उलगुलान, यानी मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महाविद्रोह अर्थात महान हलचल। तो उलगुलान का मतलब क्या है? महान हलचल। तो किस विद्रोह का अन्य नाम उलगुलान भी है? तो वह मुंडा विद्रोह का। इसका एक और अन्य नाम है, वह है सरदारी विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह को ही सरदारी विद्रोह की संज्ञा प्रदान की गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग यह तो देख लिए कि यह विद्रोह कब हुआ, कहां हुआ, इसका कारण क्या था, इसका नेतृत्व किसने किया था और इस विद्रोह के अन्य नाम क्या हैं। अब लेकिन हम लोग बात करते हैं स्पेशली बिरसा मुंडा के बारे में, जो इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो आइए बात करें बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची के उलीहातू नामक गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। 1895 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत किसने घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा ने। यह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि यह जो विद्रोह था, प्रारंभ में यह आर्थिक कारण था, लेकिन मुंडा का चूंकि धार्मिक स्वरूप होने के वजह से और फिर अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह करने की वजह से जो है वह आर्थिक के साथ साथ धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप भी हो गया था इस मुंडा विद्रोह का। तो अब हम लोग बात करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कि 1895 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। और यह जो थे बिरसा मुंडा, वह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। किसमें? एकेश्वरवाद में, अर्थात एक ईश्वर में ही इनका मतलब था कि ईश्वर एक है। तो इस वजह से यह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो इसी कारण से इन्होंने अपने अनुयायियों को अलग अलग देवताओं का पूजा करने से मना करते हुए इन्होंने एक ईश्वर की पूजा करने के लिए उन लोगों को कहा। अर्थात किसकी पूजा? तो सिंह बोगा की पूजा, एक ईश्वर की पूजा। चूंकि यह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, तो एकेश्वरवाद में विश्वास करने की वजह से ही इन्होंने अपने अनुयायियों को अलग अलग देवताओं का पूजा करने से मना करते हुए सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा, अर्थात सिंह बोगा की पूजा करने के लिए कहा। किसकी पूजा? तो सिंह बोगा की पूजा। इन्होंने अपने अनुयायियों को मदिरा पीने पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध लगाकर इन्होंने अपने अनुयायियों को आत्मशुद्धि करने के लिए कहा, यानी अपने आत्मा की शुद्धि करो, आत्मशुद्धि करने के लिए कहा। फिर बात करते हैं कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार किया गया? प्रश्न पूछा जाता है कि आपको अलग अलग डेट दे दिया जाएगा। तो इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो बंगाल के चक्रधरपुर के जाम कोपाई नामक वन में जब यह सो रहे थे, तो इन्हें सोते समय ही 3 फरवरी 1900 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है इन्हें रांची जेल में कैद कर दिया गया
और वहीं पर जो है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में ही हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह भी बात आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 9 जून 1900 ईस्वी को, और कहां पर, रांची जेल में। किस वजह से, तो हैजा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म आपको याद रखना है, इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था, यह आपको डेट याद रखना है, कहां से किया गया था। तो बंगाल के चक्रधरपुर के जाम कोपाई वन में जब यह सो रहे थे तो वहां से इसे गिरफ्तार किया गया था। इनकी मृत्यु कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो भी हम लोग यह एडिशनल पढ़े कि यह किसमें विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद में। यह अपने अनुयायियों को किसकी पूजा करने के लिए कहा था, सिंह बोगा की पूजा करने के लिए। इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया, तो 1895 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम क्या था, आनंद पांडे। यह सभी बात आपको याद रखना क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। फिर क्या था कि जब 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई तब यह विद्रोह शांत हो गया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह मुंडा विद्रोह वो सफल साबित हुआ। भले ही यह मुंडा विद्रोह वो सफल रहा, लेकिन इसी विद्रोह का यह परिणाम था कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जिसके द्वारा बेगारी प्रथा को समाप्त करते हुए इन मुंडाओं को इनकी खूंटकट्टी व्यवस्था जो है, खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था को वापस कर दी गई है। इसी आंदोलन का यह परिणाम था, वह 1908 ईस्वी में देखने को मिला कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिनके द्वारा इन लोगों से जो बेगारी जो पहले करवाई जाती थी उस बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इनके खूंटकट्टी या फिर मुंडारी भूमि व्यवस्था को वापस कर दिया गया, यानी उसे फिर से चालू कर दिया गया। अब बात करते हैं अगले जनजातीय आंदोलन के बारे में, वह है 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन कब चलाया गया था, 1914 ईस्वी में। इसका केंद्र कहां था, छोटा नागपुर का क्षेत्र, यानी छोटा नागपुर का जो पठार था यानी क्षेत्र जो था, वहीं पर इस आंदोलन को चलाया गया था। इसका कारण क्या था, आर्थिक कारण था, अर्थात बढ़े हुए लगान को नहीं देना, टैक्स नहीं देना, बेगारी नहीं करना, यही सब इस आंदोलन को चलाने का कारण था। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं ताना भगत में, ताना इसका अर्थ क्या है। ताना का मतलब क्या होता है, खींचना, दूर करना, ताना का अर्थ होता है। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो जनजाति थे, अर्थात ये जो भगत लोग थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो ये भगत लोग अपने जिंदगी से सभी मुश्किलों को दूर कर देना चाहते थे, खींचकर बाहर निकाल देना चाहते थे। तो इस वजह से इन लोगों को, अर्थात इन भगत को ताना भगत कहा गया है और इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया है। तो ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में चला था। कहां पर, छोटा नागपुर क्षेत्र में। कारण क्या था, आर्थिक था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जतरा भगत ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। और ये जो जनजाति थे वह कौन जनजाति थे, तो यह उरांव जनजाति थी। यानी ये जो जतरा भगत जो नेतृत्व प्रदान किए थे यह उरांव जनजाति के थे। अर्थात उरांव जनजाति के द्वारा, जैसे है ना, यह मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, चुआर जनजाति, तो उसी तरह से अलग जनजाति में भी अलग अलग कई सारे कैटेगरी हैं। तो उसी तरह से यह जो ताना भगत आंदोलन चलाया गया था किस जनजाति के द्वारा, तो उरांव जनजाति के द्वारा, जिसका नेतृत्व किसने किया था, जतरा भगत ने किया था इसका नेतृत्व। तो चूंकि यह ताना भगत आंदोलन जो थे, इसका स्वरूप जो था वह अहिंसात्मक था, यानी इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसी वजह से इस आंदोलन को, अर्थात क्या था कि यह जो आंदोलन था वह गांधी जी के सिद्धांत से प्रेरित था। तो इसी वजह से यह ताना भगत आंदोलन आगे चलकर गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में मिल गया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में कौन सा आंदोलन जाकर मिल गया, तो वह ताना भगत आंदोलन। क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिए, तो उसी तरह से यह आंदोलन भी हिंसा का सहारा नहीं लिया था। इस वजह से दोनों का स्वरूप एक होने की वजह से यह आंदोलन गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में जाकर मिल गया। अब बात करते हैं अगला जनजातीय विद्रोह के बारे में, वह है रानी गाइडिनल्यू का नागा आंदोलन।
जो 1917 से 1931 ईस्वी तक चला था, अर्थात यह आंदोलन नागा जनजाति के द्वारा चलाया गया था। आइए बात करते हैं कि इस आंदोलन का केंद्र कहाँ रहा था। तो इस आंदोलन का केंद्र मणिपुर एवं नागालैंड रहा था। मणिपुर एवं नागालैंड में इस आंदोलन को चलाया गया था, नागा जनजाति के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जदोनांग ने किया था। जदोनांग जो मणिपुर के जनजाति थे, यानी मणिपुर के जनजाति थे जदोनांग। तो जदोनांग यह पहले भारतीय जनजाति थे जो गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित थे। तो यहां पर जो हम इससे पहले बात किए, यह आंदोलन गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित था। वहां कोई पार्टिकुलर व्यक्ति प्रेरित नहीं था, बल्कि यहां पर ये जो जदोनांग थे, जो जनजाति थे, नागा जनजाति थे, तो यह पहले भारतीय जनजाति थे जो गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित थे। तो यह प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय जनजाति कौन थे जो गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित थे, गांधी जी के जीवन से प्रेरित थे? तो उनका नाम है जदोनांग। लेकिन क्या हुआ कि इस विद्रोह का कारण क्या था? जदोनांग के द्वारा जो नेतृत्व किया गया, तो इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण था कि नागा जनजाति में जो भी सामाजिक बुराई समाहित हो गई है, उस सामाजिक बुराई को दूर करना। इसका मतलब प्रारंभ में इसका स्वरूप धार्मिक था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। अर्थात फिर क्या हुआ, धार्मिक के साथ साथ अब इसका स्वरूप राजनीतिक भी हो गया। और इसी वजह से तब अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजी सेना ने जदोनांग को 1931 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी। जब 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई, तब इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला, यानी नागा जनजाति की महिला, जिनका उम्र मात्र 17 वर्ष था, उनका नाम था गाई डिन लियू। गाई डिन लियू। तो उन्होंने इस आंदोलन का, इस नागा आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। इनके द्वारा ये जो 17 वर्षीय महिला या 17 वर्षीय जो लड़की थी गाई डिन लियू, इनके इन्होंने जो है इस आंदोलन में अपना कुशल नेतृत्व प्रदान किया था। तो इनके कुशल नेतृत्व प्रदान करने के वजह से जवाहरलाल नेहरू एवं आजाद हिंद फौज ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया, और तब से इनका नाम रानी गाइडिनल्यू कहा गया। जिस तरह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया, तो यहां भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू एवं आजाद हिंद फौज ने किया था, और तब से ये रानी गाइडिनल्यू कहलाने लगी। और बाद में क्या हुआ, आगे चलकर यह आंदोलन, यह नागा आंदोलन महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जाकर मिल गया, क्योंकि इसका भी स्वरूप अहिंसात्मक ही था। तो इस तरह से आज हम लोगों का 1857 के विद्रोह के बाद जो भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन थे वह समाप्त हो गया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।